बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेट्स एंड फंक्शन। इसमें हम देखेंगे कि 3.1 से पहले हमारे पास जो टॉपिक्स है उसको रीड करते हैं ताकि हमें 3.1 करने में आसानी रहे। यूनिट नंबर 3 है सेट्स एंड फंक्शन है। हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम है। इसमें स्टूडेंट्स क्या देखेगा कि स्टूडेंट देखेगा कि हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी पैटर्न में, कि हम आगे वाली टर्म को कैसे मालूम करते हैं या कोई नंबर हम जो है उसको प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, उस तरह की चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद सेट को देखेंगे, सब सेट क्या होता है, ओवरलैपिंग, एडजॉइंट, डिसएडजॉइंट, ये क्या होते हैं और वेन डायग्राम के ज़रिए हम इनको कैसे सीखते हैं। उसके बाद हमारे पास है कैटालॉगिंग है यूजिंग वेन डायग्राम, ये हम देखेंगे। और उसके बाद है इसके अंदर यूनियन के लॉ, इंटरसेक्शन के लॉ, ठीक है, इनको हम देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं किसी भी डाटा की, ठीक है। और जो हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स के ज़रिए उनको देखेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या होती है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है टेबल क्या होते हैं और उनका ऑर्डर जो है वो कैसे बताते हैं या उनके ग्राफ कैसे बनते हैं वो देखेंगे। उसके बाद है रिकॉग्नाइज नोटेशन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड इट्स मीन, हम फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, इसकी डोमेन रेंज क्या होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट में है इनटू फंक्शन क्या होता है, वन टू वन क्या होता है, इंजेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। यूजिंग वेन डायग्राम हम इनको देखेंगे। तो फिर तीसरा चैप्टर करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास कुछ थ्योरी दी है, इसको आपने रीड कर लेना है। और उसके बाद हमारे पास है मैथमेटिक्स एज अ स्टडी ऑफ पैटर्न एंड स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप। तो इसमें हमें बताया हुआ है कि जो मैथ है वो कोई भी पैटर्न हमने मालूम करना हो या कोई स्ट्रक्चर मालूम करना हो तो उसकी हमारी कैसे मदद करता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे पहले दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है 4, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर 13 है। क्या आप अपने माइंड के ज़रिए सोच के बता सकते हैं कि इनमें कैसे तब्दीली आ रही है या 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा? हाँ जी, हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन दोनों नंबर्स को देखें 1 से 4 तक जाने में कितने नंबर मिसिंग है, 3, मतलब 1 में 3 ऐड करें तो 4 बन रहा है, फिर 4 में 3 ऐड करें तो 7 बन रहा है, फिर 7 में 3 ऐड करें तो वो 10 बन रहा है, और 10 में 3 ऐड करें तो 13 बन रहा है। इसी तरह अगर 13 में 3 ऐड करेंगे तो वो 16 और वो 6 टर्म आ जाएगी। ये पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। इसी तरह हम आगे वाली टर्म्स को भी मालूम कर सकते हैं। तो ये देखिए मैथमेटिक्स हमारी मदद करता है कोई भी पैटर्न मालूम करने में। ये हमें एक पैटर्न मिल रहा था, हमें आइडिया हो गया। अब आप इसकी जो सी मर्जी टर्म चाहे आप मालूम कर सकते हैं बाय एडिंग 3 3 3, ओके। उसके बाद हमारे पास एक ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, इसको नाम हम देते हैं फेबोनिक सीक्वेंस का। इसमें क्या होता है, ये दिया हुआ 0 1 2 3, सॉरी 0 1 1 2 3 5 8 13 एंड 21। इसमें क्या बताया हुआ है, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास उसकी पहली टर्म 0 होती है और आगे वाली टर्म 1 होती है। मतलब यहाँ पे देखिए पहली टर्म 0 है, दूसरी 1 है, आगे वाली टर्म इससे पहली दो हमें दी हुई हैं, ठीक है। इससे आगे वाली हम कैसे मालूम करते हैं, इससे पीछे वाली दोनों को ऐड करके आगे वाली टर्म आ जाएगी। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इससे आगे वाली मालूम करनी तो इन दोनों को ऐड करें, वो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आगे वाली आ जाएगी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे आगे वाली टर्म आ जाएगा। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसे फेबोनिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि फेबोनिक सीक्वेंस हमारे पास ऐसा सीक्वेंस होता है जिसकी पहली टर्म 0 होती है, उसके बाद 1 होता है, और उससे आगे वाली जितनी भी टर्म्स है वो उससे पीछे वाली दो टर्म्स को ऐड करके हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे यही बात बताई हुई है कि अगर आपने एफ एन टर्म मालूम करनी है तो उसमें क्या करेंगे, एफ एन से पीछे कौन सी टर्म होगी, n-1, और इससे पीछे कौन सी होगी, n-2 टर्म। तो जो टर्म आपने मालूम करनी है उससे पीछे वाली दो टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपके पास आगे वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि एफ नॉट जो है वो 0 के इक्वल है और एफ वन किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ये एफ 0 है, ये एफ 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आगे वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये फेबोनिक सीक्वेंस है, इस तरह हम आगे वाले भी इसकी टर्म्स जो है उनको मालूम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल का जो है ऑर्डर हमें दिया हुआ है। अगर आप गौर करें तो ये वाली जो रो है इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं, 3 है, 1 2 3। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5। इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 है। तो देखिए ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया, लेकिन हम इससे मिनिमाइज भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऊपर से हमने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया
और जिसमें इधर 1 2 3 4 5 ट्राइंगल्स आ रही थी, इसमें से हमने एक ये ट्राइंगल ख़त्म कर दी, एक पहले ये ख़त्म करेंगे अंदर वाली, ठीक है। सिर्फ ये हमारे पास हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, पहले ये ख़त्म किया तो ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला हमें सिर्फ चाहिए, तो ये वाली जो लाइन है इसको ख़त्म करेंगे। जब आप ये ख़त्म करेंगे ऊपर वाली, तो ये वाली भी चली जाएगी और ये वाली भी चली जाएगी, ठीक है। देखें दोबारा करते हैं, ऐसे ऐसे और ये, तो ये ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ और ऐसे, ठीक है। तो ऊपर वाली में 3 थी, वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे हमारे पास 5 थी, वहाँ पे हमारे पास वो भी ख़त्म हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारे पास 7 थी। तो हमारे पास हमने देखें कितनी ब्यूटीफुली इसको किया है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से हमने सिंपल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट निकाल लिया है, ठीक है। इस तरह अगर इस दरमियान वाली को ख़त्म कर देंगे तो ये बन जाएगा। और आप इधर से इधर भी दोबारा जा सकते हैं, इसके दरमियान एक ट्राइंगल बनाएं, ये हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक ट्राइंगल ऐसे बनाएं, इधर से लेके आएँ ये वाला, ऐसे 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 और फिर ऐसे लेके जाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला को स्ट्रक्चर हमें दोबारा मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि मैथमेटिक्स ना सिर्फ हमारे पास जो है किसी टर्म को मालूम करने में मदद कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास इस चीज़ को हम समझ रहे हैं कि हमारे पास पैटर्न को भी मदद कर रही है, स्ट्रक्चर को भी मदद कर रही है, और उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है उसको भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न हमें मिल रहा है कि आगे क्या आएगा, एक आगे क्या आएगा, ठीक है। ये भी हमें एक पैटर्न मिल रहा है, इसकी तरतीब हमने निकाली कि इसके अंदर पैटर्न क्या है कि पिछली 2 टर्म्स को ऐड करेंगे तो आगे वाली आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर से आया कि हम इससे आगे वाली कैसे मालूम कर सकते हैं, इससे आगे वाली कैसे मालूम कर सकते हैं, तो इससे आगे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल दी हुई है कि पहली रो में 3 ट्राइंगल थी, आगे वाली में 5 थी, फिर आगे वाली में 7 थी। तो आप इसको रीड करेंगे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है, वी आर फेमिलियर विद द नोटेशन ऑफ सेट सिंस द वर्ड ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज इन एवरी डे, कि हम सेट को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं और हमारे इस्तेमाल में आता रहता है। फॉर इंस्टेंस वाटर सेट, टी सेट एंड सोफा सेट, it wonder mathematics have developed the ordinary word into a mathematical concept such as being language that is employed the most branches of modern mathematics. The study of sets help understanding the concept of relationship between functions, and especially in statistics we use understand probability and their ideas. वो कह रहा है कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसे टी सेट होता है, वाटर सेट होता है, तो इनको देखते हुए मैथमेटिक्स ने इनसे एक लफ्ज़ ये भी सीखा कि सेट जो है हमें इस तरह की भी कोई टर्म जो है इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। तो फिर उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया स्टैटिक्स में, और इस तरह की रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जो सेट का कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे, ये वाले, ये जर्मन मैथमेटिशियन है, जॉर्ज कैंटर इनका नाम था, ठीक है। इन्होंने इसके अंदर इसको डेवलप करने में काफ़ी रोल प्ले किया था, ठीक है। कैंटर डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट सेट्स एंड प्रूव दैट देर आर मोर रियल नंबर्स देन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो वो कह रहा था कि रियल नंबर ज़्यादा होते हैं नेचुरल नंबर से, इसने ये बताया था। कोई अगर आपसे ये पूछता है रियल नंबर ज़्यादा होते हैं या कॉम्प्लेक्स हमारे पास नेचुरल नंबर ज़्यादा होते हैं, तो आपने क्या आंसर देना है कि रियल नंबर जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर से ज़्यादा होते हैं। और ये जॉर्ज कैंटर था, इसने हमें सेट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी, इसको आपने याद रखना है। तो आगे चलते हैं, सेट की डेफिनेशन है, इसको देखते हैं। अ सेट इज़ डिस्क्राइब एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट नंबर एलिमेंट्स सो दैट वी मे एबल टू डिसाइड वाइदर द ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू द कलेक्शन और नॉट। तो सेट हमारे पास क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन की उसकी कोई मतलब ख़ास शक्ल सूरत या कोई उसको हम बयान कर सकें अच्छे तरीके से, ऑफ डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट। और दूसरी शर्त ये है कि वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर एक सेट में दो जैसी एक सेट है, उसमें दो चीज़ें एक जैसी आ गई तो वो सेट नहीं रहेगा। सेट नाम ही मुनफरिद चीज़ का है कि हर चीज़ दूसरे से मुख्तलिफ होगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि हम सेट को डिनोट कैसे करते हैं, या कोई सेट से बिलोंग करता है या नहीं तो उसको हम कैसे देखते हैं। कैपिटल लेटर ABCXYZ, इनसे हम इसको डिनोट करते हैं। आर जनरली यूज एज द नेम ऑफ सेट एंड स्मॉल लेटर्स ABC, कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं, और जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से लेके चलते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ABCXYZ, आर यूज द मेंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। जो सेट के अंदर नंबर पड़ी होती हैं या चीज़ें पड़ी होती हैं उन्हें सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। इसको याद रखना आपने, कैपिटल ABC हम इसको डिनोट करते हैं, और जो छोटे नंबर होते हैं वो इसके एलिमेंट्स होते हैं, या इन्हें मेंबर भी कह सकते हैं। ये MCQ से आ सकता है। देर आर थ्री
डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब आ सेट। हमारे पास तीन तरह से हम सेट को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे एक डॉक्टर डिस्क्रिप्शन लिख देता है, हम सिर्फ बोल के बता देते हैं कि जी इसको ये है, ठीक है, ये इस तरह से है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसमें लेते हैं, सिर्फ हम उसको बताते हैं। अ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, कि हम उसको सिर्फ लफ्ज़ों में बता देते हैं। फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो हम कह देते हैं कि सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ अल्फ़ाबेट का एक सेट। ये हमने सिर्फ उसको बता दिया है, लेकिन हमने उसको मतलब प्रॉपर नहीं बताया कि ए बी ए ई आई ओ यू जो है या ये वर्ड है, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ उसको बता दिया, ठीक है। तो जिस तरह हम वर्बली बस बता दें उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, ठीक है। आ सेट में भी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, बस ये इतनी इसकी डेफिनेशन है, आगे उसकी एग्जांपल दी हुई है। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? अ सेट में भी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट, कि जब हम उसके एलिमेंट्स बता दें, लिख के दे दें विद इन द ब्रैकेट्स, और उसको ब्रैकेट में लिखें, जैसा कि ऊपर वाली एग्जांपल में हमने किया था, अ सेट ऑफ वॉवल्स इन अल्फ़ाबेट्स। तो अगर हम यहाँ पे ये लिख दें, इफ़ ए इज़ अ सेट मेंशन अबव देन वी मे राइट, कि अगर हम ऊपर वाली सेट की एग्जांपल ले लें और उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन अब जब टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, अब हमें उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करना पड़ेगा, उसके एलिमेंट बताने पड़ेंगे। तो ये आ जाएगा ए, एक सेट है, इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे हमने इसको लिख के नहीं दिया कि ये जो ए है ये हमारे पास सेट ऑफ वॉवल है, यहाँ पे हमें उसको हमने ए ई आई ओ यू लिखे हैं, और हमारा माइंड खुद उसको क्लिक कर रहा है कि ये एक सेट है जिसके अंदर ए बी सी के एलिमेंट्स हैं और कौन से हैं, वॉवल हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती हैं जब हम जैसे टैब्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। टेबुलर फॉर्म इज़ आल्सो नोन एज रो रोस्टर फॉर्म, ठीक है, इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, वो क्या है, रोस्टर है। उसके बाद हमारे पास है सेट बिल्डर मेथड है। इट इज़ समथिंग मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू employed the method of set builder notation in specifying set. This is done by using symbol or letter or arbitrary set of members and stating the property common to all the members. Thus the above set may be written as, ये हमारे पास प्योर फॉर्म है जब हम जिसमें हम सेट को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं, और इसे बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। ये भी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है लेकिन प्योर ये है। तो अगर हमने ऊपर वाली सेट को ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ए एक सेट है इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगा दिए दोनों तरफ इधर पे, एक्स इसको बोलते हैं जबकि, या सच डैट आप उसको उर्दू में कह सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज़ वोवल। ये जो एक्स है ये वोवल से बिलोंग कर रहा है ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कि एक्स जो है हमारे पास एलिमेंट है किसी सेट का, और जो एक्स है वो किधर से ले रहे हैं, हम इंग्लिश से ले रहे हैं, और कौन से ले रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स ले रहे हैं जो वोवल्स है। तो यहाँ पे ये जब हम इसको लिखेंगे तो ये यही फॉर्म बनेगी हमारे पास, ये इसकी प्योर फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स की है, ठीक है। दिस इज रीड एज ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश ऑफ अल्फ़ाबेट्स, के एक्स जो हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के वोवल है। दिस सिंबल यूज फॉर द सिंबल द सिंबल यूज फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट इज़, ये जो स्मॉल ई करके थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, कैपिटल ई को थोड़ा टेढ़ा करके लिखा है, इसे बोलते हैं बिलोंग करता है। इसको हम पढ़ते कहते हैं दस ए बिलोंग टू ए, कि एक ए है छोटा वो ए से बिलोंग कर रहा है, तो फिर हम उसको इस तरह से लिखेंगे। और इसका मतलब क्या मीन्स ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए, कि ए जो है ए का मेंबर है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बिलोंग टू ए, इसका मतलब क्या है कि ए का मेंबर है, या ए जो है ए से ताल्लुक़ रखता है, उसके साथ रब्ता रखता है, उससे बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट सी ले लेते हैं और उसको हम इस तरह लिख देते हैं कि सी जो है डज़ नॉट बिलोंग टू ए, वही ई लगाया और उसके ऊपर क्रॉस लगा दी, तो इसका मतलब है कि अब जो सी है वो ए से बिलोंग नहीं करता। और इसको पढ़ेंगे कैसे, मीन सी डज़ नॉट बिलोंग टू ए, और सी इज़ नॉट मेंबर ऑफ ए। तो अगर मेंबर है तो फिर ये सिंबल लगाएंगे, अगर मेंबर कोई एलिमेंट ए का नहीं है तो फिर ये वाला हम सिंबल लगाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ सेट कैन बी एनीथिंग, पीपल, कंट्री, रिवर्स, objects objects of our thoughts in the algebra. We usually deal with the set of members such as the set along with their names and given below। तो आगे हम इसके सेट्स को इस तरह रीड करते हैं कि हमारे पास ए जो है पहला सेट जो हमारे पास दिया हुआ है
इसको हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट इसकी एग्जांपल दी हुई है सेट्स की। तो सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एन से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास क्या आता है, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और हमें पता है वो किससे स्टार्ट होता है, 1 2 3 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट होता है और 1 चलता जाता है। होल नंबर में 0 आ जाता है, बाकी सारे ऊपर वाले सेट के एलिमेंट रहते हैं। सेट ऑफ इंटीजर 0 +−1 +−2। इसकी डिटेल वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे रियल नंबर्स के ऊपर, उसमें हम आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब तक नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, हम सेट ऑफ इंटीजर के बारे में नहीं बता सकते कि ये किधर से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता, लेकिन नेचुरल नंबर का और होल नंबर का हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है। इसी तरह ये ऑड इंटीजर का सेट है, ये हमारे पास इवन इंटीजर का सेट है, ये प्राइम नंबर का सेट है, और ये हमारे पास रैशनल नंबर का सेट है, ये हमारे पास इरेशनल है, और रैशनल और इरेशनल को यूनियन करें तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिंगल्टन सेट क्या होता है उसको देखते हैं। अ सेट विद ओनली एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। फॉर एग्जांपल ए जो है उसके दरम्यान ब्रैकेट है, और अगर एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जैसे ये 3 ये एक ही एलिमेंट है, इसको बांध किया हुआ ये एक सेट है, और ये सिंगल्टन सेट है, ये भी सिंगल्टन सेट है। सैटरडे है, ये भी एक सिंगल्टन सेट है, आर सिंगल्टन सेट। द सेट विद नो एलिमेंट, ज़ीरो ज़ीरो मेंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, डल सेट और वॉइड सेट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे खाली सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कह सकते हैं, या वॉइड सेट कह सकते हैं। ये तीनों नाम है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। द एम्प्टी सेट में भी डिनोटेड बाय द सिंबल, या तो उसको ऐसे लिख लें, इसे 5 बोलते हैं, या इसको ऐसे लिख लें। लेकिन ये बात याद रखनी कि आप दोनों नोटेशन एक टाइम नहीं यूज़ कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये, या ये यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें। अगर आपने ब्रैकेट लगाई है और इसको इसके अंदर लिख दिया है, और आप कहें ये खाली सेट है, नहीं, अब फिर वो खाली सेट नहीं रहेगा, ये इसके अंदर जब चला जाएगा तो वो एक एलिमेंट इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो एम्प्टी सेट लिखना है, या तो ये वाला सिंबल लिख लें या ये सिंबल लिख लें। ऐसा नहीं लिखना कि ये भी लिख दें और इसको उठा के इसके अंदर लिख दें और आप कहें ये एम्प्टी सेट है, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, द सेट ज़ीरो is the singleton set having 0 as its only element and not the empty set। तो ये empty set नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इक्वल सेट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल if they have exactly the same elements of set A, element of set B। if two sets A and B are equal, we write A is equal to B, thus 1 2 3 and 2 3 1 are equal। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों इक्वल सेट उसी वक्त होंगे जब उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, कि जितने उसके अंदर नंबर एलिमेंट हैं ए के अंदर उतने ही दूसरे के अंदर हो, और जो एलिमेंट ए के हैं वही बी के हों। हाँ, तरतीब आगे पीछे उनकी हो सकती है, ठीक है। अगर इधर 1 2 3 है और इधर 3 2 4 आ जाता तो फिर तरतीब तो उनकी सेम नहीं है, मतलब तादाद तो उनकी बराबर होगी एलिमेंट्स की, लेकिन नंबर सेम नहीं होंगे तो वो इक्वल सेट नहीं होंगे। जैसे 1 2 3 है तो 2 1 3 ये इक्वल सेट्स हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होगा कि अगर ए और बी के एलिमेंट की तादाद बराबर हो, लेकिन उनके अंदर एलिमेंट जो है वो मुख्तलिफ हो। जैसे ए बी सी डी ई है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो इसके भी 5 एलिमेंट है, इसके भी 5 एलिमेंट है, लेकिन ए 1 के इक्वल तो नहीं है। दोनों दोनों के अंदर एलिमेंट डिफरेंट हो, चाहे ए की डिफरेंट हो जाए, ठीक है, लेकिन उनकी तादाद बराबर, तो उसे हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी सेम होंगे और उनके एलिमेंट्स जो अंदर पड़े हुए हैं, जो उनके नंबर हैं वो भी सेम होंगे। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या है, सिर्फ उनके एलिमेंट्स की तादाद बराबर होगी लेकिन अंदर वाले एलिमेंट सेम नहीं होंगे। तो इसको हम इक्विवेलेंट सिंबल को, इक्वल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ए इज़ इक्वल टू बी, और इक्विवेलेंट के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क है, आपने याद रखना है, ये इक्वल सेट के लिए है और ये इक्विवेलेंट सेट के लिए है, और इक्वल सेट इक्विवेलेंट के इक्वल नहीं हो सकता। सबसेट, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, कि ए का हर एलिमेंट अगर बी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, देन बी इज़ द, देन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज़ सबसेट ऑफ बी। कि ए का हर एलिमेंट अगर बी के अंदर पड़ा हुआ है तो ए जो होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। सिम्बोलिकली हुई राइट इज़ ए, इसको हम पढ़ सकते हैं ए जो है सबसेट है बी का, ए इज़ सबसेट ऑफ बी। इन सच अ वे हुई से बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए। अगर हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो ए है वो बी का सब सेट है, या ऐसे कह सकते हैं क्योंकि बी बड़ा है ना ए से और एक हर एलिमेंट बी के अंदर पड़ा है, तो बी जो है ए का सुपर सेट भी है, ये भी कह सकते हैं। या ये कह लें ए बी का सब सेट है, या ये कह लें कि बी ए का सुपर सेट है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। इफ़ ए इज़ अ सबसेट
of B and B contain at least one element that is not an element of A, then A is said to be proper सबसेट ऑफ B। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि अगर A, ये हमारे पास A जो है B का प्रॉपर सबसेट है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, एग्जांपल से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दी नहीं, हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। इम्प्रॉपर सबसेट इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी और ए बी के इक्वल भी हो, या ए बी का सबसेट हो जाए और उसके साथ क्या ए बी के इक्वल भी हो जाए, देन वी से डैट ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए जो है बी का क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट में और इम्प्रॉपर सबसेट में फ़र्क होता है, हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। ठीक जी, सबसे पहले हमारे पास इसको दोबारा देख लेते हैं। अगर सेट है, उसके बाद हमारे पास आता है सबसेट। उसके बाद सबसेट की दो टाइप्स आती हैं, एक होता है प्रॉपर सेट, ठीक है, और एक हमारे पास होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इसको सबसेट भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर सेट में क्या होता है कि ए के अंदर फॉर एग्जांपल ए जो है सबसेट है बी का, सबसेट दोनों ही होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि ए का हर एलिमेंट इसमें होगा, ए का हर एलिमेंट इसमें होगा, लेकिन बी ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर ऐसा होगा जो ए के अंदर नहीं पड़ा होगा। ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए के अंदर नहीं पड़ा हुआ, किसका, बी का। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स ये क्या है कि इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं कि ए का हर एलिमेंट बी के इक्वल भी होता है, और उसके साथ ए जो है वो बी के इक्वल भी होता है, कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के बराबर होते हैं। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होता बी का जो ए में ना पड़ा। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 और ये 6 ले लिया। मैं यहाँ पे एक सेट सी लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4। क्या ये सी जो है इसको नाम दे लेते हैं यू का। क्या ये जो सी है ये यू का सबसेट है? हाँ जी, सी जो है ये सबसेट किसका है, यू का है। लेकिन मज़े की बात ये है कि यू के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा अब होना चाहिए जो सी के अंदर ना हो, लेकिन यहाँ पे तो दो पड़े हुए हैं, जो दो एलिमेंट ऐसे हैं जो सी के अंदर नहीं है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास प्रॉपर सेट होगा। सी जो है प्रॉपर सबसेट है किसका, यू का। प्रॉपर सबसेट होने का मतलब ये है कि जितने भी, जिसको आप सबसेट बनाना चाह रहे हैं दूसरे का, उसके अंदर जो मेन सेट होगा उसके कुछ एलिमेंट मिसिंग ज़रूर होंगे, जैसे यहाँ पे 5 और 6 मिसिंग है। इसके बरक्स अगर हम ये यही वाला यू ले लें और मैं ले लेता हूँ जी, एक सेट ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो अब मैं अगर ये कहूँ कि जी जो है वो सब सेट है यू का, हाँ जी, तो ये बात ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि जी है वो यू के इक्वल भी है, तो ये भी बात ठीक है। तो अगर जो सबसेट ले रहे हैं उसके तमाम एलिमेंट, जो पहला सेट जिसके आप सबसेट बना रहे हैं उसके इक्वल आ जाए, और हर एलिमेंट उसका इक्वल भी हो, तादाद भी इक्वल हो, और हर एलिमेंट उसमें मौजूद हो, तो फिर उसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो प्रॉपर सेट में क्या होता है, जिसको आप सबसेट दूसरे का बना रहे हैं उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बड़े सेट में नहीं पड़ा हुआ। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या होगा कि वो उसका सबसेट भी होगा और उसकी तादाद भी उसके बराबर होगी। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद जो सेट के हिस्से हम करते हैं, सेट में से कुछ चीज़ें लेते हैं, जो उसकी तादाद, जो उसके मतलब चाइल्ड्स आप कह सकते हैं, वो सबसेट होते हैं। ठीक है, और सबसेट दो तरह के होते हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। जी, तो यहाँ पे हम थे, सबसेट पे थे। उसके बाद प्रॉपर देखा कि इसमें क्या है, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। के बी के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो ए के अंदर ना हो, तो उससे क्या कहेंगे, ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे, और इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ए जो है बी का सबसेट भी होगा और ए बी के इक्वल भी होगा, दोनों कंडीशंस होंगी। तो इसकी एग्जांपल ये दी है, इसको आपने देख लेना। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कैसा सेट होता है, अ सेट दैट कंटेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट अंडर द कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल ऑफ डिस्क्लोजर, डिस्कोर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय यू। तो ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास मतलब फॉर एग्जाम्पल 3 सेट है, उन 3 सेट्स में ऐसी खूबी हो कि उनके बरक्स हमें एक चौथा सेट मिल जाए जिसके अंदर उन तीनों के एलिमेंट पड़े हो। ठीक है, मतलब 1 2 3 सेट है,
उनके जितने भी एलिमेंट हैं उनके अलावा एक और सेट पड़ा हो उन तीनों के अलावा जिसके अंदर इन तीनों के एलिमेंट भी पड़े हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास पावर सेट ऑफ सेट एस डिनोटेड बाय पी इंटू एस इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस। फॉर एग्जांपल, तो पावर सेट हमारे पास क्या होता है, किसी भी सेट के कितने सब सेट बन सकते हैं, किसी भी सेट के जितने सब सेट बन सकते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, पावर सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सी दिया हुआ है, इसके हमने सब सेट ढूंढने हैं, पावर सेट इसका ढूंढना है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4 है। तो इसका एक फार्मूला होता है कि 2 की पावर, जितने एलिमेंट हैं उतने आप 2 की पावर लगा ले, तो जितनी वो आंसर आएगा उतने इसके सबसेट बनते होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 1 2 3 4 एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 4 करें, वो हमारे पास क्या बनेगा, 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट दिया हुआ है इसके टोटल पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। कैसे हमें पता चला, 2 की 2 लिखें, ये फॉर्मूला है, 2 लिखें और उसकी पावर 1 2 3 4 कर दें, तो जितनी उसकी पावर हल करके आंसर आएगा उतने इसके सबसेट आएंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी हम सबसेट बनाते हैं हम खाली सेट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक को अलग अलग, ए बी सी और डी, उसके बाद दो दो का पेयर, ए बी ए सी ए डी, उसके बाद बी सी और बी डी, ये आ गया। अब उसके बाद आखिरी सी डी को ले लेते, अब तीन तीन को लेना है, ए बी सी, उसके बाद ए बी डी ले लें, ये आ गया। उसके बाद इन तीनों को ले लें, ए सी डी ले लिया, ठीक है, ए सी डी ले लिया, और उसके बाद बी सी डी ले लिया, बी सी डी ले लिया, ठीक है। उसके बाद ए बी सी डी, तो ये ऑल पॉसिबल सब सेट है इस सेट के। यहाँ पे एक बात मैं बताना मुनासिब समझता हूँ कि एक बात आपने याद रखनी है कि अगर हम, ये प्रॉपर सेट है, ये सारे प्रॉपर सेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा ये सेट पड़े हुए जिनका कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो सी में नहीं पड़ा हुआ, यहाँ से ए से लेकर यहाँ तक। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है, तो इसको किधर फेंकेंगे। तो हम जब हायर मैथमेटिक्स करते हैं तो उसमें ये जो फाई सेट होता है, खाली सेट इसे हम कहते हैं, सॉरी खाली सेट जो होता है हमारे पास, या एम्प्टी सेट जो होता है, या वॉइड सेट कहते हैं जिसे हम, ये और ये वाला, इन दोनों को हम इम्प्रॉपर सबसेट में लेते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपने याद रखना है हाई क्लासेस के लिए। उसके बाद हमारे पास अगर डी दिया हुआ है तो इसका पावर सेट क्या आएगा, एक तो खाली सेट आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद एक एलिमेंट इसके साथ आ जाएगा, तो इसके दो बनेंगे। अगर आप इसकी 2 की पावर 1 करेंगे तो वो 2 के इक्वल आएगा, तो ये दो सेट उसके आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद उसने यहाँ पे ये बता भी दिया, इफ़ एस इज़ एन इनफाइनाइट, सॉरी इफ़ एस इज़ फाइनाइट सेट के, अगर उसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं विद एन इनटू एस, तो उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो एस के हैं वो कैसे निकालेंगे, अगर वो एम के इक्वल आ रहे हैं, उसके एलिमेंट जो हैं एम के इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल, एक इनफाइनाइट सेट था और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एम के इक्वल है, देन रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, देन उसका जो पावर सेट बनाएंगे इसका, वो किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर आप उतनी ले लें। जैसे हमने अभी बताया था, इसके अंदर एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 करेंगे तो इसके दो पावर सेट बनेंगे, ठीक है, ऑल पॉसिबल सब सेट। और अगर इसके 4 एलिमेंट तो 2 की पावर कितनी ले लेंगे, 4, तो इसके टोटल 16 पावर सेट बनेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला भी उसने बता दिया। तो ये हमने चैप्टर नंबर 3 की जो है रिव्यू एक्सरसाइज, सॉरी चैप्टर नंबर 3 का जो हमने 3.1 से थ्योरी और एग्जांपल जो दिए थी उनको हमने डिस्कस किया ताकि हम 3.1 करने में हमें आसानी रहे। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको प्लीज़ पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।